जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने भाग 4 में 36 से लेकर 40 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो पहले पढ़े थे उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 36 में क्या था, जिसमें स्टेट की परिभाषा थी। मैंने आपको राज्य के बारे में समझा दिया था कि राज्य किसे कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मतलब राज्य का मतलब क्या है। और 37 में क्या था कि इससे जो कोई भी दिक्कत होगी, इस तरह के मामले आप सीधे कहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ये पर एनफोर्स नहीं कर सकते आप कि हमें मिलना ही चाहिए, जितने भी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। और 37 में क्या कहते हैं, और ये वाद योग्य भी नहीं है। 38 में क्या था कि सरकार जो है लोक कल्याण के लिए काम करेगी, लेकिन अगर नहीं करती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 39 में क्या था कि 39 में समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलेगा। ये किस में था? 39 में। और 39 के क में क्या था कि 39 के क में क्या था कि निःशुल्क विधि सहायता मिलेगी, मतलब कानूनी सहायता। विधि मतलब कानूनी सहायता मिलेगी। और 40 में क्या था? ग्राम पंचायत के बारे में था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में हमें सरकार मदद करेगी। अब वो कुछ दशा क्या होगी? जैसे देखिए, कुछ दशा में सरकारी सहायता प्राप्त करना। अब देखिए, आपको भी मिलती होगी कुछ दशा में सरकारी सहायता। कैसे? जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गई, जो वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन मिलती है। जो विधवा पेंशन है, जो विधवा हो जाती है उनको विधवा पेंशन मिलती है। आपने कई विकलांगों को देखा हो जो सरकार उसको साइकिल प्रोवाइड कराती है, तो करा रही है, तो उस तरह की सहायता हो गई। तो इसमें क्या है कि सरकार को सहायता प्राप्त कराती है लोगों को। मान लीजिए कि वो सहायता नहीं देना चाहती है, जैसे कि गरीबों को राशन देती है, अनाज देती है राशन कार्ड पे। मान लीजिए वो नहीं करना चाहती है, तो आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य होगा ही नहीं। अनुच्छेद 37 में ही आपको एक क्लियर कर दिया कि हाँ, कि सरकार दे चाहे ना दे, वो उसके लिए आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गई अनुच्छेद 41 के बाद। अब 42 में आते हैं। 42 में क्या है? इसमें आपको मतलब आपकी मनोचित दशा और प्रसूति सहायता प्रदान की जाएगी। मनोचित दशा का मतलब क्या होता है? जो मन के उचित दशा ना हो, यानी इस तरह का कोई काम नहीं करवाया जाएगा जो आपके मन के उचित ना हो। मतलब आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। और प्रसूति सहायता, प्रसूति का मतलब होता है जब लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो देखिए, जब प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा जो होगा 9 महीने बाद होगा। तो जब ऑपरेशन का टाइम आता है या डिलीवरी का टाइम आता है, तो सरकार क्या करती है कि डिलीवरी से 3 महीने पहले, किससे? डिलीवरी से 3 महीने पहले और डिलीवरी के 3 महीने बाद। समझ में आ रहा है? डिलीवरी के 3 महीने वाले, डिलीवरी के 3 महीने बाद, मतलब 6 महीने की प्रसूति सहायता देती है। जो भी लेडीज़ जॉब में रहती हैं, सरकारी जॉब में, उन्हें 6 महीने की प्रसूति सहायता मिलती है। सरकार देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती, सरकार देती है। तो क्यों? क्योंकि देखिए, उस समय जो डिलीवरी के 3 महीने का जो समय होता है वो बहुत मतलब नाजुक समय होता है। उस समय पे औरतें कुछ काम नहीं कराना चाहिए, भारी काम नहीं कराना चाहिए, जिससे उनके मतलब प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क ना पड़े। और बाद में क्यों? बाद में तो फिर जब बच्चा होगा तो भाई 3 महीने तक उसके देखभाल भी तो करना है। ये थोड़ी है कि बच्चा गोद में लेके चल देगी काम करने के लिए। तो 3 महीने का समय दिया जाता है। और अब मान लीजिए 3 महीने का समय दिया, तो उसमें वो अपना आराम से रह सकती है, अपना शरीर का ध्यान रख सकती है। अब क्या होगा कि और उसके जो दिमाग पर टेंशन भी नहीं है कि मुझे काम पर जाना है, काम करना है। आराम से वो घर पे बैठ के आराम करेगी, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखेगी जो होने वाला है। अब इसमें पुरुष को भी कुछ छुट्टी मिलती है। क्यों मिलती है? बच्चा होने से 15 दिन पहले और बच्चा होने के 15 दिन बाद। क्यों मिलती है? क्योंकि देखिए, अब लेडीज जो है वो घर पे है, अब उसका ख्याल कौन रखेगा? मान लीजिए अगर वो सास ससुर के साथ रह रही है, ठीक है, लेकिन जॉब वाले हैं तो जाहिर सी बात है वो अलग रह रहे होंगे कहीं ना कहीं। और जब अलग रह रहे होंगे तो भाई उसका ख्याल कौन रखेगा? तो उनका ख्याल रखने के लिए भी कुछ, चलिए माँ बाप हैं भी हैं, लेकिन फिर भी एक पति की ज़रूरत तो होती है ना। तो 15 दिन पहले पुरुष को छुट्टी दी जाएगी और 15 दिन बाद, मतलब 1 महीना पुरुष को छुट्टी मिलेगी। 15 दिन बाद बच्चा हो गया तो भैया खुशियाँ मनाएंगे ना, खुशियाँ भी तो मनानी है, मिठाई विठाई खिलाइए सबको, तो उसके लिए छुट्टी दी जाती है। तो
जो पुरुष है उसको भी टेंशन नहीं है कि भाई क्या कहते हैं मेरी बीवी का मतलब ऑपरेशन चल रहा है या डिलीवरी होने वाली है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बेचारा टेंशन में काम भी नहीं हो पा रहा है, और क्या कहते हैं उधर उसका टेंशन अलग है। तो सरकार उसको 15 दिन की छुट्टी दे देती है, और पहले और बाद में, ठीक है, और लेडीज़ को मिल जाती है। अगर सरकार नहीं देगी, आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य है ही नहीं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार फिर भी मुहैया कराती है। देखिए, जिस टाइम पर भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर ये चीज़ें मुहैया कराना मतलब पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए इस तरह की नीतियाँ बनाई गई कि सरकार के पास अगर पैसा होगा, अगर वो चाहेगी तो वो इन चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं। इसीलिए नीति निषेध सत्ता तो बनाए गए थे। अब आते हैं अनुच्छेद 43 पे। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी देनी होगी। मतलब देखिए, इसी का एक देखिए अनुच्छेद जब हमने 23 पढ़ा था, 23 क्या कह रहा था कि आप बलात् शर्म और बेगारी नहीं करा सकते। मतलब आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हैं, और क्या कहते हैं बेगारी, मतलब बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे के काम। मतलब आपने काम करा लिया, आप बोल रहे हैं मैं पैसा नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर ले। तो अनुच्छेद 23 कह रहा था, और वो ऐसा करता तो आप कहाँ चले जाते? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें बोल रहा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी देनी होगी, ताकि उसका का निर्वाह हो सके। इतनी तो मजदूरी दो कि वो उसके परिवार खा सके। तो अब एक बात सोचिए, उसमें तो अनुच्छेद 23 में तो कह रहा था कि आपको पैसा देना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं करवा सकते, और यहाँ बोल रहा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी दे दीजिएगा। तो अब उसने कहा, मान ले काम करा लिया पूरे दिन, 50 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिए, जा हो गया, तो भाई उससे उसका काम चलेगा। अब बेचारा कोर्ट भी नहीं जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 23 में तो कहा हुआ है कि आपसे बलात् शर्म करवाया जाएगा या बेगारी करवाया जाएगा, तब मेरे पास आइएगा, ऐसे मत आ जाइएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी। अब वो 100 रुपये दे रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए लोग पहले बात कर लेते कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो आप जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी नीति निषेध तत्व में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को इतना पैसा दीजिए कि वो अपने घर का निर्वाह कर सके। क्या कर सके? निर्वाह कर सके। चलिए, ये हो गया अनुच्छेद 43। इसी 43 के क में जोड़ा गया है, देखिए बताता हूँ। 43 के क में जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है कि जो मतलब प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो मज़दूरों से सलाह मशवरा करेगी। मतलब कि तो क्या है कि उद्योग प्रबंधन जो है उसमें कामगारों की भागीदारी रहेगी। अनुच्छेद 43 का क ख जब भी आप देखिए समझ लीजिए अलग से जोड़ा गया है। उद्योग प्रबंधन में कारीगरों की भागीदारी होगी, ठीक है। और इसमें ख में है कि सहकारी समितियां होंगी, सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव। अब समझिए इन दोनों का मतलब। अनुच्छेद 43 का क, देखिए उद्योग प्रबंधन में कारीगरों की भागीदारी, इसका मतलब क्या है कि जो उद्योग प्रबंधन है उसमें जैसे आप कोई भी उद्योग लगा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ के कामगारों से सलाह मशवरा कीजिए कि यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कि अब जैसे होगा क्या, मान लीजिए आपने एक उद्योग बना लिया और आप कर्मचारी पकड़ के ला रहे हैं 200-300 किलोमीटर दूर से, भाई ज़मीन उनकी, वहाँ पे आप बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कर्मचारी चाहिए बाहर को। तो कुछ इस तरह का हो कि कामगारों से बात कीजिए कि हम इस तरह का कर रहे हैं, आप ही हमारे यहाँ कीजिएगा। तो इसीलिए प्रबंधन में जैसे कोई भी उद्योग प्रबंधन तो कामगारों की सलाह लेनी आवश्यक है। जैसे आपने कभी कभी मजदूर यूनियन होते हैं तो वो भी प्रबंधन में सलाह वलाह देते रहते हैं कि कंपनी के लिए ये फ़ायदा नहीं है। अगर मान लीजिए वो सलाह नहीं ले तो बोलता है नहीं, हम कामगारों की नहीं लेंगे सलाह। बहुत कंपनियां नहीं भी लेती हैं। तो आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन अनुच्छेद 43 के क में क्या कहा गया है कि उद्योग प्रबंधन में कारीगरों की भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद सहकारी समितियां होती हैं कोऑपरेटिव। मतलब कि देखिए जैसे मान लीजिए किसी गांव में कुछ काम करवाना है। अब सरकार तो हर गांव में जाएगी नहीं कि खुद से देखेगी कि ये काम करवाया नहीं कर। जैसे अभी हर एक गांव में टंकी बिछाई गई, तो टंकी बिछाएगी तो वहाँ के किसी पंचायत को या कुछ कोऑपरेटिव समितियां को दे दिया जाता है कि आप इस गांव में ये काम करवाइए, खर्चा हम देंगे। तो वो सहकारी समितियां बनाई गई। अब किसके? अनुच्छेद 43 के
ख में कि कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहकारी समितियाँ होना चाहिए। वो गांव की, जिस गांव में है उस गांव का हर चीज़ को वो देखती है कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। मान लो ज़रूरी है सहकारी समिति करी, हम आपके बात को नहीं रखेंगे, आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसमें जो है आप कुछ भी कर लीजिए, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जा ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये किस किस में था? 41, 42 और 43 में। अब आगे से बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक चीज़ और देख लीजिए, बताता हूँ। अब जैसे 41, 42 और 43, अब इसके ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है? द म न दमन, द म न दमन। अब द से क्या हो गया कि अनुच्छेद क्या 41, कुछ दशाओं में क्या था? कुछ दशाओं में सरकार सहायता करेगी। उसके बाद इसमें 42 में क्या था? मनोचित दशा और प्रसूति सहायता देगी सरकार। और इसमें क्या था? निर्वाह योग्य मजदूरी। द से दशा याद कर लीजिए, मतलब कुछ दशा में। म से मनोचित या प्रसूति, मनोचित दशा। और 9 से निर्वाह योग्य मजदूरी। तो आपको इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप ऑप्शन जब भी आता है एग्जाम में तो ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शन से पता चल जाएगा कि अच्छा 41 में दशा की बात हो रही है तो 41 मनोचित या प्रसूति की बात हो रही है तो 42, और निर्वाह योग्य मजदूरी की बात हो रही है तो 43। तो ये इसका ये क्या हो गया? ट्रिक हो गया। 43 का ख आपको याद करना है, 43 क में उद्योग प्रबंधन के कामगारों की भागीदारी, और ख में सरकारी समितियाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल सहायता। अब समान सिविल सहायता का मतलब क्या है कि सभी को बराबर सहायता मिलनी चाहिए। किस में? जैसे देखिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके विवाह में या तलाक में जो कानूनी सहायता है वो जो है वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, रीति रिवाज भले अलग हो सकते हैं, वो जैसे हिंदुओं में शादी 7 फेरों से होती है, मुस्लिम में क्या कहते हैं निकाह पढ़ा जाता है, जो भी वो पर्दे के बीच में पर्दा डाल के कबूल है करवाया जाता है। वो तो ये रीतियाँ हैं, वो रीति अलग हो सकती है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून सबके। अब मान लीजिए जिसको कोर्ट मैरिज करना है तो क्या हिंदू के लिए कोर्ट मैरिज का प्रावधान अलग है या मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के अलग है? सबके लिए एक ही प्रावधान है। आप अगर कोर्ट मैरिज करते तो समान रूप से सब एक बराबर है, तो समान रूप से उनकी शादी होती है। तलाक में भी यही है कि तलाक अगर आप सरकारी से लेना चाहते हैं, वकील रखिए, नोटिस भेजिए, आपको तलाक मिल जाएगा। तो समान सिविल सहायता जो है इसमें क्या है, ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये होगा क्योंकि ये अभी जैसे 3 तलाक अभी आपने देखा होगा मुस्लिमों का कि 3 तलाक पे क्या हुआ कि बैन लग गया कि आप मतलब इसमें क्या था कि तलाक बोल के आप तलाक दे देते थे। और मुसलमान में क्या है कि जैसे देखिए कि बहु विवाह है, वो मतलब क्या करते हैं कि 1, 2, 3, 4 शादी का। ऐसा नहीं, हिंदू में नहीं, हिंदू में भी है, लेकिन हिंदू में क्या है कि या तो वो चोरी छुपे कर लेंगे या फिर क्या करेंगे कि जब उनकी वाइफ डेथ कर जाती है तब कर लेते। तो डेथ करने के बाद कर ले तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ठीक है। और जिससे उनके लिए सज़ा होनी, अगर मान लीजिए आपकी बीवी है और आपने फिर भी दूसरी शादी कर रखी है तो आपको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन मुस्लिम जो लोग हैं वो उनके धर्म में ये मान्य है कि आप देखिए, उनके धर्म में ये मान्य भी नहीं है, वो मान्य तभी है या तो आपकी वाइफ डेथ कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप उससे तलाक ले लीजिए, तलाक के बाद दूसरी शादी कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी क्या है कि आप अगर शादी करते हैं तो आप बीवी से लिखवा लीजिए कि हाँ मैं इजाज़त देती हूँ कि ये शादी कर सके। तो मुस्लिम लोग क्या है 3, 4 शादी कर लेते हैं, लिखवाते भी नहीं हैं, और बीवी उनकी कुछ बोल नहीं पाती है। तो उसी के लिए समान सिविल सहायता लाया जाएगा। और तलाक में क्या है, मर्द जब मन करता है तब तलाक देता है। मुस्लिम में देखिए, मुस्लिम लोग का क्या है कि जब 3 तलाक पे जब बैन लगा था तो उन्होंने कहा था नहीं, हमारे इस्लाम का कानून अलग है, हमें इस्लामिक कानून के हिसाब से हमें मतलब हम अपनी मर्जी के अनुसार जो भी उनका तलाक का रस्म है उसके हिसाब से तलाक लेंगे। तो यहाँ पे मुस्लिम बहुत चालू हैं। सोचिए, जब तलाक की बात आई तो क्या कह रहे हैं
कि इस्लाम का कानून तलाक में अलग है, लेकिन इसी इस्लाम के कानून में है कि जब आप चोरी कीजिए तो हाथ काट दीजिए, जवान से कुछ गलत बोली तो जवान काट दीजिए। इस तरह के कानून है। मतलब जैसे सऊदी अरब में आप कोई भी किसी तरह का काम जो आपके शरीर उसमें विलिप्त है वो चीज़ काट दी जाती है। तो इस्लाम भी वही कह रहा है। तो लेकिन जब ये बात आती है तो बोलता है नहीं, हमें तो भैया संविधान के अनुसार चलना है। तो ये मतलब देखिए हिपोक्रेसी क्या, दोगलापन इसको कहते हैं कि मतलब अपना फ़ायदा हो तो इस्लाम का कानून और अपना फ़ायदा ना हो तो संविधान का कानून, ये चीज़ है। तो अभी समान सिविल संहिता देखिए कुछ मतलब सरकार लाएगी इसको, तब सबके लिए सभी के लिए क्या समान नियम हो जाएंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि समान सिविल सहायता दी जाएगी। अब आते हैं कि 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये आपने किस में देखा था? 21 के क में देखा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। देखिए इसमें अनुच्छेद किसमें 45 में क्या कहता है कि बच्चा जो भी 6 वर्ष से कम आयु का होगा उसको सरकार क्या करेगी? स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। जैसे टीका देना, जो उसका डीबीटी का जो टीका लगता था वो सब उन चीज़ों को देना, तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। और इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ये बना था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उस टाइम पैसों की कमी थी, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे सरकार मतलब देश तरक्की करता गया, पैसे आ गए, तो उन्होंने क्या किया? 6 से 14 वर्ष वाले का कहाँ ले गए? 21 के क में। अब तो ये मूल अधिकार हो गया। मूल अधिकार है, अगर ये शिक्षा सरकार नहीं देती है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अब उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर वो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, कुछ नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व में आते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और वो करती भी है। ऐसा नहीं कि नहीं करती है, करती है। जब पैसा का अभाव रहेगा तभी अगर वो नहीं करे तो नहीं करे, नहीं करती है और करती आ रही है। ठीक है। उसके बाद आइए अनुच्छेद 46 में। इसमें क्या बोला है कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। अब SC ST के लिए विशेष प्रावधान क्या? देखिए आप समझिए, ये SC ST ये जो आरक्षण है दिए क्यों जाते हैं, ये कारण है इसका। देखिए मान लीजिए कि देखिए समाज में कुछ लोग इस ऊंचाई पर हैं और कुछ लोग इस यहाँ पर हैं, तो क्या होता है कि समाज के इन लोगों को इनके बराबर लाना होता है किसी तरह। तो कैसे लाएंगे? तो उन्हें आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को नीचे लाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था है। जब शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर 1950 में, उस टाइम पर क्या हुआ था कि SC ST आरक्षण 10 साल के लिए था। मतलब जो भी OBC आरक्षण, SC ST आरक्षण 10 साल के था। तो फिर सरकार धीरे धीरे आती गई, 10 साल बढ़ाती गई। अभी नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने भी 10 साल बढ़ा दिया है। 19 में चुनाव हुआ था, 10 साल और बढ़ा दीजिए, मतलब 2029-30 तक कर दीजिए। तो अब ये अगर नहीं करेंगे तो ये भी देखिए राजनीति है, अगर ये नहीं करेंगे तो होगा क्या? इन्हें वोट नहीं मिलेगा। तो ये भी मजबूरन क्या करते हैं? 10 साल बढ़ाते रहते हैं। अगर नहीं भी बढ़ाएंगे तो कुछ संविधान में संशोधन करते हैं, 10 साल बढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई इन्हें सरकार भी तो चलानी है। तो SC ST का आरक्षण देखिए खराब नहीं है। खराब कहाँ पे हो जाता है? खराब वहाँ पे हो जाता है जैसे अगर मान लीजिए मैं SC ST से हूँ और मैंने अपने या मैं खुद पढ़ लिख के DM बन गया या कोई अच्छे पोस्ट पे चला गया, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे को भी अब वो SC ST का आरक्षण मिले। इस तरह का कुछ कानून बना देना चाहिए कि आप एक ऊंचाई पे पहुंच गए हैं तो अब ये थोड़ी है कि आपका पूरा खानदान उस तरह के लेते चले जाए। अरे ये उनके लिए हैं जो बेचारे नीचे तबके से तरक्की नहीं कर पाए, उनको हमारे बराबर लाया जाएगा। तो कुछ इस तरह का होना चाहिए। देखिए क्या होता है। तो 46 में क्या था? SC ST के लिए विशेष प्रावधान थे। अब 47 बोलता है कि पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराना और नशीली दवा तथा शराब पर प्रतिबंध लगाना। पोषायुक्त आहार का मतलब है कि सरकार जो है कि लोगों को पोषायुक्त, जो पोषण से युक्त है वैसे आहार का, इसी का आहार मतलब दिलाना, जो इसी में जो आप मिड डे मील के बारे में सुनते हैं वो इसी के तहत आता है, जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। तो या फिर जो राशन प्रोवाइड करती है सरकार, आपको पोषण युक्त आहार देती है। किसके तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। और नशीली दवाओं तथा शराब पर प्रतिबंध लगाना,
ये किसके ऊपर है? राज्य के ऊपर है, क्योंकि राज्य की परिभाषा है। तो एक बात बताइए, नशीली दवा भी बहुत, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले कोरेक्स पीते थे, जो खांसी की दवाई आती है वो कोरेक्स पीते थे। अभी भी बहुत सारी खांसी की दवाइयाँ हैं जिसे पी के नशा करते हैं। सस्ता नशा है भाई, ले ली 40-50 रुपये में बोतल, पिए आराम से मस्त है। तो वो सब सस्ता नशा है, बदबू का काम नहीं, उसे पी के टुन रहते हैं, नशा का नशा हो गया। तो ऐसी दवाओं पे प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप मिलेगी नहीं। खांसी की दवा तो खासतौर पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती ही नहीं है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डॉक्टर के हाथों से लिखा हुआ, ठीक है, तो उसके बिना नहीं मिलती हैं। इसी तरह अभी मैंने बहुत लोगों को देखा है किस तरह के, जो वो लेडीज़ का जो नाखून मिटाने वाला क्या कहते हैं उसे, थिनर जो होता है, उससे बच्चे नशा करते हैं। या फिर एक आता है सॉल्यूशन जो जिसे टायर जो पंचर हो जाता है, जो उसको चिपकाया जाता है जिससे, उससे बच्चे नशा करते हैं। तो इस तरह के नशे करते हैं। तो उन नशीली दवाइयों पर क्या करना है? प्रतिबंध लगाना। किसका काम है? सरकार का काम है। और शराब पर प्रतिबंध लगाना, जैसे अभी देखिए कुछ जगहों पर सरकार ने, ये सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार पे थोप नहीं सकती है। राज्य सरकार अपना कर सकती है। जैसे अभी बिहार में बंद है, पहले था, अभी बंद है। गुजरात में भी बंद है, लेकिन कुछ कंडीशन पे आपको शराब मिल जाती है। बाकी कई राज्यों में शराब चल रही है। तो वो स्टेट के ऊपर है, क्योंकि इससे पैसा जो है ना, आमदनी बहुत है। आर्थिक स्थिति जैसे बिहार की सिर्फ मतलब क्या नाम है, इससे शराब से ही 3,000-4,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी बंद है, वो नहीं है। तो इसे अपनी आर्थिक स्थिति के लिए भी लोग चलाते हैं। अभी आप मान लीजिए आपका घर बर्बाद हो रहा है शराब पीने। जैसे बहुत सी लेडीज़ है, गरीब तबके की जो लेडीज़ होती है, उनके पति शराब पीकर 200 रुपये कमाएंगे, 100 के दारू पी जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि शराब बंद होनी चाहिए। तो वो तो कहेंगे कि शराब बंद होनी चाहिए। तो अगर ये मान लीजिए मूल अधिकार होता है, वो तो सीधे चली जाती सरकार के हाई कोर्ट में कि मेरा मूल अधिकार है कि शराब नहीं होना चाहिए, तो बंद कर दीजिए। लेकिन ये किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि सरकार के ऊपर है, जो राज्य सरकार है उसके ऊपर है कि वो इसको बंद करना चाहती है या चलाना चाहती है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये है कि शराब पे प्रतिबंध होना चाहिए। अब हो चाहे ना हो, वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंड करता है? राज्य सरकार के ऊपर। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये जो मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे हम लोग, और एक एक अनुच्छेद आपको याद भी होगा। बस जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप याद करते रहिए। लगता होगा कि भाई इतने सारे अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद कैसे याद होंगे? सब याद होते हैं। अरे सब पढ़ने भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ने हैं ना। बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ने भी नहीं है, तो उनको हम बहुत अच्छे से करेंगे और सारे अनुच्छेद आपको याद भी होगी। फिर आपको पॉलिटी में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।